हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन का नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब यहाँ हम अलोंग से स्टार्ट करेंगे कि अलोंग का क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो अलोंग का मतलब क्या होता है, समानांतर। ठीक है, जब कोई दो चीज़ें साथ साथ हो रही हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं, अलोंग। ठीक है, जैसे देखिए, जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समानांतर दर्शाना हो, मतलब दोनों समानांतर हैं, ठीक है, तब अलोंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आई वॉक अलोंग द रेलवे लाइन। ठीक है, वो रेलवे लाइन की अलोंग चल रहा है, मतलब ये रेलवे लाइन है तो उसके साइड साइड में वो चल रहा है। ठीक है, अब है आई वॉक अलोंग द रोड। देखिए हम लोग, सॉरी रोड है ना, हम बोलते हैं ना कि आई वॉक ऑन द रोड, तो ऑन द नहीं होगा, आई वॉक अलोंग द रोड है ना। रोड के देखिए, जैसे रोड है ये मान लीजिए, ठीक है, आप इसके समानांतर ही तो चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉक अलोंग द रोड। ठीक है, अब देखिए अलोंग का क्या क्या यूज होता है, तो जब दो काम साथ साथ हों तब अलोंग विद का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई वॉच्ड मूवी अलोंग विद माई मम्मी, है ना, हम मतलब मैं अपनी मम्मी के साथ मूवी देख रही हूँ। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अलोंग विद। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि अलोंग का यूज कहाँ किया और हम अलोंग विद का। तो मेनली इसका क्या यूज होता है, समानांतर चीजों के लिए, जब दो चीज साथ साथ चल रही हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है अगेंस्ट। ठीक है, तो अगेंस्ट का मतलब होता है प्रतिकूल, के विरुद्ध, या फिर इसका और भी यूज होता है सहारा लेकर, टेक कर। मैं एग्जाम्पल बताऊंगी तो आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे देखिए, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, तो वो टेररिज्म के विरुद्ध है ना, के खिलाफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग। ठीक है, तो मतलब रेलिंग से टेक लेकर खड़े मत रहो, है ना, यू मे फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये वाला हो गया टेक लेकर या सहारा लेकर, और एक क्या हो गया, प्रतिकूल या फिर के विरुद्ध। ठीक है, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, वो टेररिज्म के विरुद्ध है या उसके प्रतिकूल है। ठीक है, और ये जो सेकंड एग्जांपल क्या हो गया, डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, तो ये क्या हो गया कि सहारा लेकर या टेक कर वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑन टू, हमने इनटू पढ़ा था ना कि कोई अंदर की ओर बाहर से आ रहा है उसको हम क्या इनटू बोलते हैं, और ये ऑन टू मतलब कोई बाहर जो है ऊपर से आ रहा है। ठीक है, तो ऑन टू हो जाएगा, जैसे ही जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे। ठीक है, वो अपने घोड़े के ऊपर कूदा और राइड के लिए निकल गया। ठीक है, घुड़सवारी करने के लिए। ठीक है, तो जम्प्ड ऑन टू मतलब किसी के ऊपर कूदते हैं बैठने के लिए, तो क्या हो जाएगा ऑन टू, और किसी चीज के अंदर आ रहे हैं हम लोग तो जम्प्ड इनटू। जैसे था ना कि द डॉग जम्प्ड इनटू द रिवर। ठीक है, तो रिवर के अंदर डॉग कूदा। ठीक है, लेकिन हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं। ठीक है, घोड़े के ऊपर बैठते हैं ना हम, तो क्या हो जाएगा जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है बियॉन्ड। ठीक है, तो बियॉन्ड का मतलब होता है के परे या फिर के बाहर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द केस इज बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, है ना, मतलब कोर्ट की जुरिडिक्शन के बाहर है ये केस। ठीक है, उसके समझ से परे, बोलते ना दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई माइंड, है ना, उसके माइंड से परे, उसको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अबाउट। ठीक है, देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ ना प्रेपोजिशन, आप खुद से भी सेंटेंस बनाएगा। अगर इतना भी ना कर पाए तो आप गूगल पे जाइएगा, इसका यूसेज पढ़ेगा। ठीक है, अगेंस्ट का यूसेज, ऑन टू का, फिर बियॉन्ड का, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जिससे अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज हुआ होगा, तो वो और क्लियर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अबाउट है। ठीक है, अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा, के बारे में, या फिर हम कहीं कहीं पर इसका मतलब लगभग निकालते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अब देखिए जैसे ही टॉक्ड टू मच अबाउट यू, मतलब वो तुम्हारे बारे में बहुत बात करता है। ठीक है, ही टॉक टू मच अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, तो यहाँ क्या हो गया, बारे में वाला। ठीक है, अब देखो इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, मतलब लगभग 100 किलोमीटर दूर है हम दिल्ली से। ठीक है, इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अबाउट का सेंस लगभग। ठीक है, दो सेंस में होता है, के बारे में, एंड सेकंड क्या था, अप्रोक्सीमेटली, लगभग। ठीक है, अब देखिए एक और। ठीक है, अबाउट प्लस टू प्लस V1 कार्य तुरंत होने का भाव बताते हैं। जैसे आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। ठीक है, मतलब वो तुरंत ही स्टार्ट करने वाली है लेसन। ठीक है, अबाउट टू प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अबाउट टू प्लस V1। ठीक है, जैसे आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। अब सेकंड एक और होता है, गोइंग टू, मतलब भी वही होता है। ठीक है, जैसे देखिए गोइंग प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग करने के से भी वाक्य में कोई चेंजेस नहीं आता। हम अबाउट टू लिखेंगे तो भी उसका मतलब वही रहेगा, एंड गोइंग टू लिखेंगे उसका मतलब भी वही रहेगा। जैसे देखिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, या फिर आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, मतलब वो एक नया लेसन स्टार्ट करने वाली है, तो दोनों ही सही होगा। ठीक है, अबाउट टू वाला भी और गोइंग टू वाला भी, लेकिन याद रखिएगा अबाउट टू के बाद वर्ब का V1 होगा, और यहाँ गोइंग टू के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये सब नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बी के साथ भी, तो बी के एनी फॉर्म लिख सकते हैं हम, इज एम आर। ठीक है, जैसे द मिनिस्टर इज टू डिलीवर अ स्पीच, मतलब मिनिस्टर जो है वो स्पीच देने वाले हैं। ठीक है, स्पीच देना को डिलीवर अ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो जगह स्पीच देने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अबव एंड बिलो का। ठीक है, तो अबव एंड बिलो का प्रयोग लेवल को बताने के लिए किया जाता है। अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब डाउन, है ना। जैसे कि माई मैथमेटिक्स इज बिलो एवरेज, मतलब उसका मेरी जो मैथमेटिक्स है
वो एवरेज से नीचे है, ठीक है, बिलो एवरेज, या फिर अबव एवरेज बोलती मैं तो मतलब एवरेज से ऊपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, मतलब डेंजर लेवल से ज़्यादा ऊपर क्या रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑफ, ठीक है। तो ऑफ का भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग के रूप में यूज होता है, ठीक है। जैसे देखिए ऑफ का प्रयोग निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिएगा मैंने आपको बताया था ये वाला, ठीक है, एपोस्ट्रोफी वाला पोजीशन बताने के लिए, शायद मैंने नाउन में पढ़ाया था शायद, है ना, या फिर प्रोनाउन में, पोजेसिव प्रोनाउन में शायद तक, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको एपोस्ट्रोफी एस वाला बताया था, और एक सजीव के लिए एक निर्जीव के लिए, कि जैसे माई ब्रदर्स बैट है ना, मेरे भाई का बैट, या फिर जैसे लेग ऑफ चेयर है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे नॉन लिविंग थिंग है उनका अगर पोजीशन बताना हो तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर लिविंग थिंग है और उनका पोजीशन बताना हो तो हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, इस साइन को एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, और एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि मीराज मॉम, ठीक है, तो मीरा की मम्मी, ये क्या हो गया, लिविंग थिंग हो गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि ऑफ का प्रयोग निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है, अधिकार या फिर पोजीशन, ठीक है। जैसे लेग ऑफ चेयर है ना, मतलब चेयर का लेग है ना, होते हैं 4 लेग होते हैं चेयर के, वैसे ही नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। अब देखिए ऑफ का यूज ओरिजिन के लिए भी होता है, कि कोई चीज कहाँ से उत्पन्न हुई है, ठीक है। जैसे ही कम्स ऑफ अ प्रेस्टिजियस कॉलेज, मतलब वो बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज से आता है, अच्छा कॉलेज, ठीक है। तो ओरिजिन बता रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, किसी कम्स फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस फैमिली या फिर रॉयल फैमिली, ठीक है, उसका ओरिजिन बता रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि ऑफ का यूज बीमारी से मरने के लिए भी होता है। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, तो वो कैंसर से मर गया। यहाँ पर नोट करने के बात ये है कि देखिए किसी कारण से अगर कोई मर रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे ही डाइड फ्रॉम सैडनेस, मतलब सैडनेस से मर गया, ठीक है, दुख से, वो कोई बीमारी नहीं है, और किसी बीमारी से मरना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही डाइड ऑफ कैंसर। किसी रीजन से मरना में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ये 2 सेंटेंस कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, हम इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। बीमारी से मरेगा तो ऑफ का यूज करेंगे, लेकिन किसी रीजन से, जैसे थर्स्ट से मर गया ना, प्यास से मर गया, ठंड से मर गया, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, मतलब प्यास से मर गया। मैंने यहाँ सैडनेस यूज किया, आप कुछ भी यूज करते हैं जिस रीजन से वो मरा, लेकिन बीमारी से मरेगा तो हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का, ठीक है। अब देखिए ऑफ का यूज रिलेशन बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली, ठीक है, तो रिलेशन बताए ना, किसकी प्रॉब्लम, तो दिल्ली की प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये देखिए ओ डबल एफ वाला, ठीक है, तो ये सेपरेशन बताता है। जैसे कीप द बेबी ऑफ द हॉट वाटर, मतलब बच्चे को गर्म पानी से दूर रखो, ठीक है। ऑफ मतलब सेपरेशन हो गया, दूर रखना है, ठीक है, ऑफ। लेकिन ऑफ का हम और जगह यूज करते हैं, जैसे स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, सॉरी, स्विच ऑफ द फैन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑफ का मतलब बंद करना, है ना, होता है ना बंद करना, वैसे ही, ठीक है। देखिए ऑफ का उतना यूज नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप याद रखिए कि सेपरेशन के लिए होता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट बिहाइंड, ठीक है, तो बिहाइंड का क्या हो जाएगा, पीछे। बिहाइंड मतलब पीछे, हमने पढ़ा हुआ है। जैसे द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, मतलब पुलिस किसके पीछे दौड़ रही है, तो चोर के पीछे दौड़ रही है, ठीक है। अब देखिए एक और होता है, द रीजन बिहाइंड हर सैडनेस इज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब उसके सैडनेस के पीछे का रीजन क्या है, कि उसे अभी तक जॉब नहीं मिली है, ठीक है। तो द रीजन बिहाइंड हर सैडनेस इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, ठीक है, देखिए सॉरी, ये बताना चाह रहा है कि जो प्रेपोजिशंस जितने भी होते हैं, जैसे हम टू लगा दे, ऑन लगा दे, उसके बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। जैसे आई डू नॉट ट्रस्ट ऑन हिम, अब देखिए आई डू नॉट ट्रस्ट ऑन ही तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया। और एक तरह से आप ये भी सोच सकते हैं कि देखिए हमने क्या पढ़ा था कि वर्ब के बाद कोई चीज़ आता है, ठीक है, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, उसके पहले क्या रहता है, सब्जेक्टिव केस में। ऐसे भी हम सोच सकते हैं, ठीक है, कि डू क्या है, हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले तो आई सब्जेक्टिव केस है, इसके बाद और कौन सा आया था, तो हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो प्रपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस का कभी नहीं होता। जैसे हमने एक बिटवीन वाला भी एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई एंड माई तो नहीं लिखे हम, ठीक है, तो बिटवीन यू एंड मी, तो क्या दोनों क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। तो हमेशा ऑलवेज याद रखिएगा, प्रेपोजिशंस के बाद ऑलवेज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। जैसे सी डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है, मी भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब ये तो नहीं लिखा है कि सी डिपेंड्स ऑन माई या फिर आई, ऐसा तो नहीं लिखा है ना, सी डिपेंड्स ऑन मी मतलब ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए कि यदि प्रेपोजिशंस के बाद वर्ब का यूज होता है तो वर्ब क्या होगी, ऑलवेज V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट। ठीक है, तो वो किस चीज से डरता है, कि बाहर जाने से। कब, सनसेट के बाद। ठीक है, जब सूरज ढल जाता है, मतलब उसको अंधेरी रात से डर लगती है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि ही इज अफ्रेड ऑफ। ठीक है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, और यहाँ गोइंग क्या है, गो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी क्या होगा, उसके साथ आईएनजी लगा है, तो लगा है ना। ठीक है, अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट। ठीक है, आपको मेरे हैंडराइटिंग में कोई इशू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और साथ साथ नोट्स बनाइए आप। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत याद होती है। जैसे मैं जब आपको पढ़ाने के लिए इसको लिख लिख कर बना रही थी नोट्स, तो मुझे और अच्छे से क्लियर हो रहा था कि हाँ मैंने जो पढ़ा है, और अच्छे से क्लियर होता है कि हाँ यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा। ठीक है, नोट्स बनाने के बहुत सारे बेनिफिट है। ठीक है, आपको चीज़ें याद रहती हैं लॉन्ग टर्म तक, तो नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट हमारे फ़ोन में ही पड़े रह जाते हैं, हम उसे कभी देखते नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हाथ से लिखने का ट्राई करिए, क्योंकि आपको मेंस में तो लिखना ही है। अब देखिए क्या है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, रूल याद रखिएगा। मैं जो आपको छोटे छोटे रूल्स बता रही हूँ ना, उसको आप स्टार करके देख लीजिए, जिसमें आपको डाउट हो। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मेरे लिए टफ है, आपके लिए वो इजी हो। ठीक है, तो आपको जो जो टफ लग रहा है उसको लिख लीजिए कि हाँ मैं एग्जाम में भूल सकता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए, होम के पहले प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। ठीक है, यदि इसके पहले निम्न हो शब्द हो, जैसे कि ब्रिंग हो, गो हो, गेट हो, अराइव हो, रीच हो, या फिर इसका कोई और फॉर्म भी हो। ठीक है, जैसे गो, वेंट, गॉन। ठीक है, इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सारे। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, रीच के साथ क्या होगा, प्रपोजिशंस का यूज नहीं होता। जैसे आई वेंट होम बाय कार, अब मैं लिखूंगी आई वेंट टू होम बाय कार, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब इसमें हमको प्रपोजिशन नहीं लगाना, ये राइट सेंटेंस है। ठीक है, कि आई वेंट होम बाय कार। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, कि लेकिन यदि होम के पहले कोई पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव, यानी माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, ये सब लगा हो, या नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस, मतलब पोजीशन बता रहे एक तरह से। ठीक है, ये सब सारे भी वर्ड्स क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, और एपोस्ट्रोफी एस मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे राम्स, रोहित, तो ये सब क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। ठीक है, का प्रयोग हो तो होम के पहले टू का यूज होगा। जैसे आई वेंट टू हिज होम। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था, आई वेंट होम बाय कार। ठीक है, वो यहाँ किसी का, उसके बाद किसी पॉजिटिव केस के एडजेक्टिव का यूज नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब एक तरह से बोले तो वो अपने घर ही जा रहा था। ठीक है, आई वेंट होम बाय कार। ठीक है, कार से वो अपने घर जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो किसी और के घर जा रहा है। जैसे आई वेंट टू हिज होम, तब हमको टू का यूज करना है, यानी प्रेपोजिशंस का यूज करना है। ठीक है, ये दो रूल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, एग्जाम में। जैसे आई डिसाइडेड टू गो टू रीनाज होम। ठीक है, अब देखिए आई डिसाइडेड, डिसाइडेड के बाद भी यहाँ लग गया है कि टू, गो टू, है ना। आई डिसाइडेड टू के साथ तो टू लगेगा, लेकिन गो के साथ हमने यहाँ पढ़ा था क्या, नहीं लगेगा। लेकिन क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके बाद आया है रीनाज होम, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, रीनाज होम। ठीक है, इसीलिए इसको, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट देखिए, एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सब के साथ क्या होता है, इन सब के साथ भी क्या होता है, टू का यूज नहीं होता। जैसे आई कमांड टू हिम टू डू दैट वर्क, तो कमांड टू नहीं होगा, सुनने में भी वैसे अजीब सा लग रहा है। ठीक है, आई कमांड हिम टू डू दैट वर्क, लेकिन समटाइम्स किसी सेंटेंस में हमको लगता है कि हाँ ये सही होगा, बट नहीं होगा। ठीक है, ये आप ये वर्ड्स याद रखिए, कौन कौन सा, एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर। ठीक है, जैसे बोलते हैं आई रिक्वेस्ट टू यू, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो जगह आई इन्फॉर्म टू हिम नहीं होगा, आई इन्फॉर्म हिम। ठीक है, आई रिक्वेस्ट हिम। ठीक है, रिक्वेस्ट टू नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, सुनने में हमें ये लगता है कि हाँ सही है, बट ये नहीं होगा, टू नहीं लगेगा, मतलब प्रेपोजिशंस नहीं लगेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, से, सजेस्ट, प्रपोज, है ना, के बाद टू लगेगा यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का प्रयोग हो। सेम पहले वाले जैसा था। ठीक है, जैसे यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस, मतलब उसे उस प्लेस को छोड़ देना चाहिए। यू सजेस्टेड टू हिम दैट, इसके बाद आया ना ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसके आगे ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता तो आई सजेस्टेड हिम होता ओनली। ठीक है, टू का यूज नहीं होता। टू का यूज किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग से उस ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट रूप में कोई व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, अब देखिए सेम वैसा ही है इसके साथ भी। ठीक है, स्पीक, रिप्लाई, ठीक है, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट के बाद भी टू का यूज होता है। ठीक है, अगर इसके बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट का यूज हो। जैसे सी डिड नॉट रिप्लाई टू मी। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आया। लेकिन अगर ऐसे नहीं होता तो शी डिड नॉट रिप्लाई टू मी, अगर मी नहीं होता तो जैसे ही डिड नॉट रिप्लाई, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता तो टू नहीं लगता, ठीक है। टू कब लगेगा? जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, पहले के जैसा। यहाँ भी यही था, ठीक है। यू सजेस्टेड टू हिम, ठीक है, क्या आ गया? ऑब्जेक्टिव, दैट ही शुड लीव द प्लेस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस आ गया, इसलिए हमको क्या करना पड़ा? टू लगाना पड़ा, ठीक है। याद रखिएगा इसको। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं आपको दे रही हूँ, इसके आप अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेंटेंस बना के रखिएगा। एग्जाम में आता है ना कि फ्रेज दे देता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना होता है, या फिर कुछ वर्ड्स दे देते हैं। ये 2 नंबर के एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, फिर बाय डिंट ऑफ मीन्स के बल पर, इन केस ऑफ मीन्स अगर, या फिर बाय वर्च ऑफ मीन्स के बल पर, ओविंग टू मीन्स होता है कि कारण, ड्यू टू इसका मतलब भी होता है कारण, फिर जगह विद रेफरेंस टू मतलब के संदर्भ में, इन ऑर्डर टू मीन्स ताकि, इन कोर्स ऑफ मतलब के दौरान, फिर जगह एग्रीएबली टू के अनुसरण में, बाय मीन्स ऑफ मीन्स के सहायता से, फॉर द सेक ऑफ के वास्ते, ये हम बहुत यूज करते हैं, फॉर द सेक ऑफ गॉड प्लीज हेल्प मी, ठीक है। फिर जगह इन फेवर ऑफ के पक्ष में, ठीक है। इन ल्यू ऑफ के बदले में, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण, इन रिलेशन टू मीन्स के संबंध में। देखिए बहुत सारे फ्रेज आते हैं, ठीक है। हो सके आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। और ईडियम फ्रेजेस भी मैं 1-2 क्लास लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में बहुत 2 नंबर के तो आते ही हैं, ठीक है। 2 फ्रेज दे देगा, अब बोलेगा इसको यूज करके सेंटेंस बनाइए, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं होगा कि उस फ्रेज का मतलब क्या है, तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? इसीलिए देखती हूँ मैं ईडियम फ्रेज की क्लास ले दूंगी। और हो सके तो आप कहीं से बुक कलेक्ट करके फ्रेजेस याद करिए, ठीक है। फीलिंग द ब्लैंक्स में भी समटाइम्स फ्रेजेस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और